हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, अपन ने अब तक सेल की स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ ली है, ठीक है। कोशिका की संरचना अपन ने कंप्लीट पढ़ ली है। कोशिका की संरचना में अपन ने कोशिकांग पढ़े, ठीक है। केंद्रक के बारे में पढ़ा और केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए और जो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है उनके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक, वो है कोशिका विभाजन। लेकिन एक चीज देखो, पहले कोशिका विभाजन से पहले अपन एक चीज देखते हैं, वो है लोमासोम्स। लोमासोम्स, अब ये लोमासोम्स क्या है? तो देखो, कुछ वैज्ञानिक इसको कोशिकांग मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक लोमासोम्स को कोशिकांग मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसको एक झिल्ली नुमा संरचना मानते हैं। ये जो लोमासोम है ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, ये किसमें मिलेंगे? तो ये कवकों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोमासोम्स क्या है? कुछ वैज्ञानिक इसको क्या मानते हैं? झिल्ली नुमा संरचना। लोमासोम क्या है? एक झिल्ली नुमा संरचना है, ठीक है। कहां मिलेगी ये? तो ध्यान रखना, लोमासोम्स कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है। लोमासोम्स कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य पाई जाती है, जो एक झिल्ली नुमा संरचना है, ठीक है। अब देखो, इसके कार्य की बात करें तो लोमासोम्स के कार्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो लोमासोम्स हैं ये भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। लोमासोम्स भित्ति निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, ये जो लोमासोम्स हैं ये किस में मिलेंगे? ये कवक या फंजाई में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गए लोमासोम्स। अब देखो, अब इसके बाद अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब देखो, सबसे पहले बात करें अपन कोशिका विभाजन क्या है। तो कोई भी जो पुरानी कोशिका होती है उससे नई कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन। यानी पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। क्लियर बात? अब देखो, ये कोशिका विभाजन क्यों होता है? कोशिका विभाजन क्यों होता है? तो ध्यान रखना, शरीर की वृद्धि के लिए। पहला कारण क्या है कोशिका विभाजन का? शरीर की वृद्धि। तो देखो, कोई भी जीव है, कोई भी जीव वृद्धि करता है, वृद्धि करेगा यानी कोशिकाओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी जीव की वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। दूसरी, जीव के शरीर में कहीं पर भी मरम्मत या कोई भी चोट या घाव लग जाती है तो उस घाव को भरने में कौन मदद करेगा? कोशिका विभाजन, ठीक है। तो शरीर की मरम्मत करने, किसी घाव या चोट को भरने में कौन सहायक है? कोशिका विभाजन। इसके अलावा जनन के दौरान कोशिका विभाजन होगा,
क्योंकि जो युग्मक है, युग्मकों का निर्माण किसके द्वारा होगा? कोशिका विभाजन के द्वारा। और जो भ्रूण का विकास होता है या युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज के निर्माण या युग्मनज का निर्माण किसके द्वारा होगा? कोशिका विभाजन। तो ये 3-4 कारण हैं जिनके कारण कोशिका विभाजित होती है। क्लियर बात? शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की या किसी भी अंग की मरम्मत के लिए, चोट या घावों को भरने में, जनन के दौरान और युग्मनज या भ्रूण के विकास में कोशिका विभाजन आवश्यक है। क्लियर बात? अब देखो, जो कोशिका विभाजन है, इस कोशिका विभाजन का अध्ययन पादपों में स्ट्रासबर्गर ने किया था और जंतुओं में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ध्यान रखना, कोशिका विभाजन का अध्ययन जंतुओं में तो किसने किया? फ्लेमिंग ने। और पादपों में किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन फ्लेमिंग, जंतुओं में कोशिका विभाजन का अध्ययन फ्लेमिंग ने किया और पादपों में कोशिका विभाजन का अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया। क्लियर बात? अब देखो, इस कोशिका विभाजन में अपन पढ़ेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल जिसको बोलते हैं कोशिका चक्र। सेल साइकिल या कोशिका चक्र। अब देखो, ये सेल साइकिल या कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र क्या है? तो देखो, एक कोशिका है, कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब देखो, कोशिका विभाजन करती है तो विभाजन से पहले तैयारी करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोई भी अपन काम करो या कोई भी अपन काम करते हैं, उस काम को करने के लिए पहले अपन को क्या करनी पड़ती है? तैयारी। तो कोशिका भी विभाजित होने से पहले क्या करती है? तैयारी करती है। तो सेल साइकिल, सेल साइकिल किसको बोलेंगे? सेल साइकिल में वे पद आते हैं जिनमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है और बाद में विभाजित होती है। तो कोशिका की तैयारी करना और विभाजित होना, ये जो पद हैं ये क्या कहलाते हैं? कोशिका चक्र। क्लियर बात? अब देखो, जो कोशिका चक्र है ये क्या है? तो कोशिका चक्र में ध्यान रखना, वे पद जिनमें क्या होगी? विभाजन की तैयारी, वह क्या होगा? विभाजन। तो ध्यान रखना, कोशिका चक्र में ये 2 कार्य होते हैं, एक तो विभाजन की तैयारी होती है और एक कोशिका का विभाजन होता है। तो वो समस्त पद जो कोशिका को विभाजन हेतु तैयार करते हैं और अंत में उसको विभाजित करते हैं, क्या कहलाएंगे? कोशिका चक्र। ठीक है, अब देखो, ये जो कोशिका चक्र है, इस कोशिका चक्र को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। कोशिका चक्र को 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। एक तो है इंटरफेज, पहली प्रावस्था तो कौन सी है? इंटरफेज। और दूसरी प्रावस्था है एमफेज। ठीक है, इस कोशिका चक्र को 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, इंटरफेज और एमफेज। तो अपन ने देखो सेल साइकिल में क्या देखे थे? एक तो विभाजन की तैयारी और एक विभाजन।
ठीक है, तो इनमें दो प्रावस्था है, एक प्रावस्थाओं में तो क्या होगी, विभाजन की तैयारी होगी, और एक प्रावस्था में क्या होगा, विभाजन होगा। तो ध्यान रखना, जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज में क्या होती है, विभाजन की तैयारी। इंटरफेज में क्या होगी, विभाजन की तैयारी। और इस एम फेज में क्या होगा, तो ध्यान रखना, इसमें कोशिका विभाजित होती है, यानी इसमें कोशिका का विभाजन होता है। क्लियर बात। अब देखो, अपन कोई भी काम करेंगे उसके लिए अपन को पहले तैयारी करने की आवश्यकता होती है। जैसे अपन एक एग्जाम का उदाहरण ले लें, भाई अपन जेड की एग्जाम देंगे, तो जेड की एग्जाम देने के लिए अपन साल भर क्या करेंगे, उसकी तैयारी। ठीक है, और जो एग्जाम देंगे वो एग्जाम 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो देखो, ज्यादा समय किसमें लगा, तैयारी करने में या विभाजन में, तो ध्यान रखना, ज्यादा समय किसमें लगता है, विभाजन की तैयारी करने में। ज्यादा समय किसमें लगेगा, विभाजन की तैयारी करने में। तो दो प्रावस्थाओं में बांटा अपन ने सेल साइकिल को, इंटरफेज और एम फेज। तो बड़ी प्रावस्था कौन सी होगी, यानी ज्यादा समय किसमें लगेगा, तो ध्यान रखना, जो इंटरफेज होती है ये बड़ी प्रावस्था होती है, यानी इसमें समय ज्यादा लगता है। और जो एम फेज होती है ये छोटी प्रावस्था होती है और इसमें समय कम लगता है। क्लियर बात। तो जो इंटरफेज है, इंटरफेज में समय ज्यादा लगता है, या अधिक लिख दो, समय अधिक लगता है। और एम फेज है, इसमें समय कम लगता है। क्लियर बात। अब देखो आगे, एक बार देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल। और सेल साइकिल को अपन ने दो प्रावस्थाओं में विभाजित की। एक तो है इंटरफेज, इंटरफेज, और हिंदी में इसको अंतरावस्था कहते हैं, अंतरावस्था। ठीक है। दूसरी है एम फेज। एम फेज। अब देखो, मैंने बताया इंटरफेज, इंटरफेज में क्या होता है, तैयारी, विभाजन की क्या होगी, तैयारी, और इसमें क्या होगा, विभाजन। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। फिर मैंने बताया तैयारी में समय क्या होगा, अधिक लगेगा, समय अधिक लगता है, और इधर विभाजन में समय कम लगता है। क्लियर बात। अब देखो, अपन इसका एक उदाहरण है। ठीक है, यानी समय कितना लगेगा इसमें, इसमें ध्यान रखना 90 से 95% समय लगता है। कुल समय का 90 से 95% किसमें लगेगा, इंटरफेज में, और 5 से 10% किसमें लगेगा, एम फेज। ठीक है, इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझें कि एक मानव सेल है, मान लो एक क्या है, मानव कोशिका, और ये मानव कोशिका 24 घंटे में विभाजन पूरा करती है। मानव कोशिका है और ये मानव कोशिका 24 घंटे में एक विभाजन पूरा करती है।
ठीक है, तो इस इंटरफेज में कितना समय लगेगा और एंड फेज में कितना समय लगेगा। यदि मानो कि एक कोशिका 24 घंटे में एक विभाजन करती है तो ध्यान रखना 22 से 23 घंटे 22 से 23 घंटे तो किसमें लगेंगे, इंटरफेज में यानी तैयारी करने में, और 1 से 2 घंटे किसमें लगेंगे, विभाजन करने में। तो ज्यादा समय किसमें लगेगा, ज्यादा समय तैयारी करने में लगेगा, यानी इंटरफेज अवस्था होती है वो लंबी होती है। एम फेज यानी विभाजन में समय कम लगता है, ये छोटी होती है। क्लियर बात, तो इसको अपन ने उदाहरण के द्वारा समझ लिया है। ठीक है, अब देखो अपन बात करेंगे सबसे पहले इंटरफेज की। इंटरफेज क्या है, कोई भी कोशिका विभाजन करेगी उससे पहले क्या आएगी, इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज के बाद यानी पहले तैयारी होगी, उसके बाद कोशिका विभाजित होगी, फिर वापस क्या आएगी, इंटरफेज, फिर वापस क्या होगा, विभाजन। तो कहने का मतलब दो विभाजन होते हैं, उनके मध्य एक इंटरफेज अवस्था पाई जाती है। दो विभाजनों के मध्य एक इंटरफेज अवस्था पाई जाती है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है। क्लियर बात। अब देखो ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज को 3 उपप्रावस्थाओं में बांटा गया है। इंटरफेज को 3 उपप्रावस्थाओं में बांटा गया है, G1, S और G2। ये तो हो गई G1 प्रावस्था, ये हो गई S प्रावस्था और ये हो गई G2 प्रावस्था। ठीक है, यहां से अपने लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इंटरफेज को 3 उपप्रावस्थाओं में बांट दिया अपन ने, G1, S और G2। क्लियर बात। अब देखो आपको ध्यान रखना है इन प्रावस्थाओं में क्या होगा, कौन सी प्रावस्था में क्या होगा। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन जीवन प्रावस्था की। तो जीवन प्रावस्था है, इस जीवन प्रावस्था में क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखना आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होगा। ठीक है, जीवन प्रावस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। एस प्रावस्था है, इस एस प्रावस्था में डीएनए, ठीक है, एस प्रावस्था में डीएनए और तारक केंद्र का गुणन होता है। G2 प्रावस्था में, तो G2 प्रावस्था में भी ध्यान रखना आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि जीवन प्रावस्था में भी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है और G2 प्रावस्था में भी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। तो ध्यान रखना इस जीवन प्रावस्था में उस आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा जो डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होंगे, जो डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होंगे। ऐसे बोल दो कि इस जीवन प्रावस्था में
उस आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होगा जिनकी आवश्यकता एस प्रावस्था में होगी। क्लियर बात। अब देखो इंटरफेज की 3 अवस्थाएं बताई और इस इंटरफेज के बाद क्या आती है एम फेज या एम प्रावस्था। ठीक है, तो इस G2 प्रावस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा जिनकी आवश्यकता किसमें होगी एम फेज में। क्लियर बात। तो ध्यान रखना जीवन प्रावस्था में उस आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा जिसकी आवश्यकता एस प्रावस्था में होगी और इस G2 प्रावस्था में उस आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा जिनकी आवश्यकता किसमें होगी एम फेज में होगी या एम प्रावस्था में होगी। क्लियर बात। अब देखो इसको अपने साइकिल के द्वारा समझते हैं। अब देखो मैं एक साइकिल बना रहा हूं, इस साइकिल से पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो ठीक है। अब देखो बिल्कुल गोल तो नहीं है लेकिन चलेगा। ठीक है, ये देखो ये मैंने बनाई जीवन प्रावस्था। ठीक है, जीवन के बाद कौन सी आती है एस प्रावस्था। एस प्रावस्था के बाद कौन सी आएगी G2 प्रावस्था। G2 प्रावस्था के बाद एम प्रावस्था। ठीक है, G1 S और G2 ये यहां पर मैंने बनाई है G0 या G0 अवस्था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करें तो जो जीवन प्रावस्था है ये जीवन प्रावस्था किससे पहले आएगी, जीवन प्रावस्था किससे पहले आएगी, सॉरी एस प्रावस्था से पहले आती है, इसलिए इसको पूर्व एस प्रावस्था भी कहते हैं। जीवन प्रावस्था एस प्रावस्था से पहले आती है इसलिए इसको पूर्व एस प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब एस प्रावस्था है ये किससे पहले आएगी G2 प्रावस्था से पहले। या इस एस प्रावस्था में मुख्य रूप से क्या होता है तो एस प्रावस्था में संश्लेषण होता है किसका डीएनए का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सिंथेसिस या संश्लेषी प्रावस्था। क्या बोलेंगे इसको संश्लेषी प्रावस्था। एस के बाद क्या आएगी G2 इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन पश्च एस प्रावस्था। पश्च एस प्रावस्था क्योंकि ये एस प्रावस्था के बाद आती है। इसके बाद G2 के बाद क्या आएगी एम प्रावस्था। ठीक है, तो G2 के बाद क्या आती है एम, तो एम से पहले कौन सी प्रावस्था आएगी G2।
इसलिए इस G2 को क्या बोल सकते हैं अपन, पूर्व एम प्रावस्था, और इसको क्या बोल सकते हैं, पश्च एम प्रावस्था। ठीक है, तो देखो जो इंटरफेज है, इंटरफेज को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया, G1, S और G2। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा इसको अब देखो एक एक देखते हैं। सबसे पहले जो जीवन प्रावस्था है, इस जीवन प्रावस्था में क्या होगा, तो मैंने बताया जीवन प्रावस्था में आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण जीवन प्रावस्था में क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण। अब कौन से आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा, जो एस प्रावस्था के लिए, एस प्रावस्था के लिए आवश्यक है। क्लियर बात? यानी जीवन प्रावस्था में उन आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होगा जो एस प्रावस्था के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद देखो, एस प्रावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था आती है, जीवन प्रावस्था के बाद कौन सी आती है, एस प्रावस्था। और इस एस प्रावस्था में आप ध्यान रखना, 3 चीजें ध्यान रखना मुख्य रूप से। एक तो इसमें डीएनए का द्विगुणन होगा। एक तो क्या होगा इसमें, डीएनए का द्विगुणन। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, जो स्टोन प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन का द्विगुणन, स्टोन का द्विगुणन भी किसमें होगा, एस प्रावस्था में। और तीसरी चीज ध्यान रखना, तारक काय, तारक काय का द्विगुणन भी किसमें होगा, एस प्रावस्था में। तो इस एस प्रावस्था में आपको 3 बिंदु ध्यान रखने हैं, डीएनए का द्विगुणन एस प्रावस्था में, स्टोन प्रोटीन का द्विगुणन और तारक काय का द्विगुणन कहां पर होगा, इस एस प्रावस्था में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संश्लेषी प्रावस्था। क्लियर? अब देखो एस प्रावस्था के बाद कौन सी आएगी, G2 प्रावस्था। और G2 प्रावस्था में क्या होगा, तो इसमें आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण। अब कौन से आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा, जो एम प्रावस्था के लिए आवश्यक होंगे, एम प्रावस्था के लिए आवश्यक होंगे। उस आरएनए और प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है, G2 प्रावस्था में। क्लियर बात? अब देखो मैंने यहां पर एक प्रावस्था और लिखी है, वो कौन सी है, G0। कौन सी है, G0 या G0 प्रावस्था। तो G0 प्रावस्था का मतलब है कि इसमें वो कोशिका रहती है जो विभाजन नहीं दर्शाती। जो कोशिका विभाजित नहीं होती वो कोशिका कहां रहती है, G0 या G0 अवस्था में। तो ध्यान रखना, इसमें कौन सी कोशिका होगी, जो विभाजन नहीं दर्शाती।
जो कोशिका विभाजन नहीं दर्शाती वो कौन सी प्रावस्था में रहेगी? जी नोट प्रावस्था में। जैसे अपनी त्वचा की जो कोशिकाएं हैं ये इस समय विभाजन नहीं कर रही है। अब इस समय ये विभाजन नहीं कर रही है तो कौन सी अवस्था में होगी? जी नोट अवस्था में। किसमें होगी? जी नोट अवस्था में। अब यदि मान लो हमारी त्वचा पर कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए तो उस चोट लग जाए या घाव को भरने के लिए, उस घाव को भरने के लिए हमारी कोशिकाएं क्या करती है? विभाजन दर्शाती हैं। तो वो कोशिकाएं जी नोड से निकल करके कहां आ जाती हैं? G1 प्रावस्था में आ जाती है। क्लियर बात? जो कोशिकाएं विभाजन नहीं दर्शाती वो जी नोट अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। और जैसे ही कोई भी कोशिका विभाजन दर्शाती है तो वो G0 या जी नोट से निकल करके कहां आ जाती है? G1 प्रावस्था में आ जाती है। अब देखो जैसे ही कोई सेल है, सेल G नोड से कहां आएगी? G1 अवस्था से S प्रावस्था में जब आती है तो यहां पर एक चेक पॉइंट पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाता है? एक चेक पॉइंट पाया जाता है। ठीक है। ये चेक पॉइंट क्या करेगा? ये चेक पॉइंट कोशिका को चेक करेगा। चेक पॉइंट क्या करेगा? कोशिका को चेक करेगा। ठीक है। चेक कैसे करेगा? भी यहां पर क्या हो रहा है? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। तो जैसे ही कोशिका एस प्रावस्था में आती है यहां पर एक चेक पॉइंट होता है। वो चेक पॉइंट चेक करता है कि कोशिका के पास स्वयं का डीएनए है या नहीं। ठीक है। और यदि डीएनए है तो उस डीएनए में कोई विकार या खराबी तो नहीं है। ठीक है। या फिर कोई जो सेल है वो किसी तनाव में तो नहीं है। ये सब चेक कौन करेगा? फर्स्ट चेक पॉइंट। और ये फर्स्ट चेक पॉइंट कहां मिलेगा आपको? तो ध्यान रखना फर्स्ट चेक पॉइंट G1 और S प्रावस्था के मध्य पाया जाता है। और ये क्या चेक करेगा? तो ध्यान रखना ये डीएनए में कोई भी विकार या डैमेज होते हैं उनको चेक करता है। ठीक है। या जो डीएनए है उसकी मरम्मत करने का काम करता है। यानी डीएनए का यदि पूर्ण रूप से रिपेयर नहीं है या डीएनए की पूर्ण रूप से यहाँ पर मरम्मत नहीं होती है तो ये चेक पॉइंट क्या करता है? उसको वापस या एस प्रावस्था में आने से रोकता है। ठीक है। तो यदि कोई कोशिका जिसमें डीएनए क्या है? एकदम स्वस्थ है, उसी को ये चेक पॉइंट क्या होगा? एस प्रावस्था में आने देगा। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर मिलेगा आपको सेकंड चेक पॉइंट। सेकंड चेक पॉइंट, ये जो सेकंड चेक पॉइंट है ये कहां मिलेगा? तो ध्यान रखना सेकंड चेक पॉइंट है ये G2 और M प्रावस्था के मध्य पाया जाता है। सेकंड चेक पॉइंट G2 और M प्रावस्था के मध्य पाया जाता है। ये सेकंड चेक पॉइंट क्या करता है? ये भी सेल को चेक करता है। अब ये क्या चेक करेगा? तो ये देखेगा कि इस S प्रावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन सही हुआ है या नहीं, या फिर रेप्लिकेशन एक से ज्यादा बार तो नहीं हुआ है। ये सब चेक कौन करेगा? सेकंड चेक पॉइंट, जो कहां पाया जाता है? G2 और M प्रावस्था के मध्य। अब इसके बाद कोशिका कहां चली जाती है? M प्रावस्था। तो देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका किस प्रावस्था में जाने के बाद या कोशिका किस प्रावस्था में जाने के बाद निश्चित रूप से विभाजन
करेगी। बताओ आंसर, एक कोशिका किस प्रावस्था में जाने के बाद निश्चित रूप से विभाजन करेगी? तो उसका आंसर क्या होगा? एस प्रावस्था। यानी यदि कोई भी सेल इस जीवन प्रावस्था से निकलकर इस एस प्रावस्था में आ जाती है तो वो सेल निश्चित रूप से विभाजन करेगी। क्लियर बात? अब देखो यहां पर सेकंड चेक पॉइंट है, वो क्या करता है? विभाजन को नहीं रोक सकता। कोशिका को कुछ समय के लिए क्या कर देता है? ये रोक देता है, लेकिन विभाजन को नहीं रोक सकता। हाँ, फर्स्ट जो चेक पॉइंट है ये विभाजन को रोक सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज की अपन ने 3 प्रावस्थाएं यहां पर पढ़ी। अब देखो कुछ विशेष चीजें। अब देखो, एक तो आपको ध्यान रखनी है, हमारे मानव शरीर या मानव शरीर में 2 ऐसी कोशिकाएं हैं जो जीवन भर कभी भी विभाजित नहीं होती। ठीक है, मानव शरीर में 2 ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जीवन भर या कभी भी विभाजित नहीं होती, यानी वो हमेशा जी नोट अवस्था में ही रहती है। ऐसी कौन सी 2 कोशिकाएं हैं? तो ध्यान रखना, एक तो हृदय कोशिकाएं, हमारे जो हृदय की कोशिकाएं होती हैं, हृदय कोशिकाएं, और एक जिसको अपन न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका सेल या न्यूरॉन। ये 2 ऐसी सेल हैं, ये ऐसी सेल हैं जो जीवन भर विभाजित नहीं होती, जीवन भर विभाजित नहीं होती। क्लियर बात? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बढ़ता है भाई यहां से कि कौन सी कोशिका है जो जीवन भर विभाजित नहीं होती। तो इसमें आपको 2 कोशिकाएं ध्यान रखनी है, हृदय कोशिका और न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। यानी ये दोनों सेल्स हमेशा G0 या G नोट अवस्था में पाई जाती है, G नोट अवस्था में रहती है। क्लियर बात? एक तो ये विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज और है, वो ध्यान रखनी है अपन को, और वो क्या है? कोशिका चक्र का नियमन। कोशिका चक्र का नियमन, यानी इस पूरे सेल साइकिल या कोशिका चक्र का नियमन कौन करता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो कोशिका चक्र का नियमन है ये एक प्रकार का आनुवांशिक नियमन है। ऐसा नियमन है, आनुवांशिक नियमन है। अब इस कोशिका चक्र का नियमन कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है साइक्लिन प्रोटीन। कौन सी? साइक्लिन। साइक्लिन प्रोटीन वह
CDK, CDK, CDK का मतलब क्या हुआ? साइक्लिन डिपेंडेड काइनेजेस, साइक्लिन डिपेंडेड काइनेजेस। ये दो कारक हैं जो कोशिका चक्र का नियमन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल में दो चेक पॉइंट आते हैं, तो उन चेक पॉइंटों पर चेक करने का काम कौन करती है? ये प्रोटीन, एक तो साइक्लिन प्रोटीन और एक CDK यानी साइक्लिन डिपेंडेड काइनेजेस। ये दोनों क्या करते हैं? कोशिका चक्र का नियमन करते हैं। क्लियर बात? इसी के साथ जो अपना सेल साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो एक स्पेशल नोट और याद रखना, कोशिका चक्र प्रोकैरियोट कोशिकाएं दर्शाएगी या यूकेरियोट या फिर दोनों? तो देखो ध्यान रखना, जो सेल साइकिल है कोशिका चक्र, ये कोशिका चक्र केवल यूकेरियोट कोशिकाओं का लक्षण है। कोशिका चक्र केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। यानी सेल साइकिल कौन दर्शाएंगे? तो ध्यान रखना, कोशिका चक्र केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं दर्शाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका चक्र नहीं दर्शाती। धन्यवाद।